नमस्कार, मैं सुजीत ट्यूबलाइट न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सेवा फाउंडेशन के सदस्य के साथ साथ संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में और पूरे सेवा फाउंडेशन के बारे में उनके ज़ुबानी। ये तो आइए बात करते हैं अमित जी से और जानते हैं सेवा फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले अमित जी को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अभिवादन के लिए। और मेरा नाम अमित हुआ। और पहले जय हिंद सभी को। और साथ ही जो अभी गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं उन सभी को सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम लोग एक सेवा फाउंडेशन हम लोग का संस्था है जिसका काम राजनीति से दूर रहकर, किसी भी निजी स्वार्थ से दूर रहकर वैसे लोगों की मदद करना जो वास्तविक में ज़रूरतमंद है। और हम लोग 5 साल से लगभग कर रहे हैं और बखूबी लोगों का, अब पहले तो नहीं लेकिन अब लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। सेवा फाउंडेशन के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सेवा फाउंडेशन की नींव 2015 में डाली गई थी। वो ऐसा था कि जब बॉर्डर पे सैनिक शहीद हुए थे तो जी न्यूज़ टीवी चैनल पे एक डिबेट चल रहा था जिसमें एक कश्मीरी पंडित से वो और एम एस बिट्टा जी बहस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि सब लोग टीवी पे भाषण देते हैं, लोग बोलते हैं सिर्फ, लेकिन असलियत में कुछ करते नहीं हैं। अगर ज़मीन पे उतर के लोग करने लगे तो हर शहीद को कभी दुख नहीं होगा, शहीद के परिवार वाले को कभी दुख नहीं होगा। तो हमारा मकसद शुरू में शहीद के फैमिली के लिए था, उनके लिए कुछ करना था। तो इसके लिए हम लोग सैनिकों के परिवार वालों से मिलना शुरू किए, फिर सैनिक से मिले। तो उन्होंने हमें बोला कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो वैसे परिवारों के लिए करो जो वास्तविक में ज़रूरतमंद है, जिनकी रोटी नहीं नसीब हो रही है, जिनके बच्चे अभी भी शिक्षा से दूर हैं, कि तुम वैसे लोगों के लिए मदद करो। तो फिर वहाँ से हम लोग आए, वहाँ एक मीटिंग रखा जिसमें अभी 2 लोग मेंबर हैं हमारे, अभिजीत जी, रोशन जी, रवि जी, भैया हैं हमारे, और इधर राकेश, छोटू, सब लोग मीटिंग में थे। वहाँ से मीटिंग रख कर शुरुआत की गई। और शुरुआत में हम लोग सफाई अभियान पे ध्यान दिए थे। अजमा में एक हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल पहले रास्ता यहाँ वाला बहुत ख़राब था, और रास्ता ख़राब था तो वहाँ पे बच्ची जो जा रही थी पढ़ने, उसको अपना कपड़ा घुटना से ऊपर उठा के जाना पड़ता था। अब जो अन्य लोग थे वो गंदी निगाहों से देखते भी थे। तो वहाँ से हम लोग ने उसकी शुरुआत की। वहाँ पे फिर अगले दिन जाकर वहाँ पे सफाई करके वहाँ से फिर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। और अब कोशिश है कि आगे भी जब तक हैं निजी स्वार्थ से दूर रहकर लोगों की मदद करते रहें। सेवा फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में यह कार्य करती है? अभी फ़िलहाल हम लोग का 2 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहा है जिसमें गरीब बच्चों को, जो खासकर जो स्लम एरिया से आते हैं, वैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उन्हें कॉपी की किताब भी बराबर वितरण किया जाता है। और एक और हम लोग का महत्वपूर्ण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ हरियाली लगाओ। इसके अंतर्गत जिनके घर भी बच्ची पैदा होती है या फिर जिनके घर बेटी का जन्मदिन होता है, अगर हम लोग को वो लोग न्योता देते हैं, आने का आमंत्रित करते हैं, तो हम लोग उनके घर पे जाकर एक उपहार स्वरूप पेड़ देते हैं ताकि वो पर्यावरण भी शुद्ध हो और बेटी जो है उसके बेटी के जो लोग आजकल कोख में मार रहे हैं उसके लिए भी एक अच्छा मुहिम चल सके, लोगों की सोच थोड़ी सी बदल सके। और साथ ही हम लोग वैसे ज़रूरतमंदों की भी मदद करना चाहते हैं जो वास्तविकता में काफ़ी दूर है, समाज से लगभग कटे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनका हक क्या है, उनकी क्या ज़रूरत है, उन्हें क्या सम्मान, उनका आखिर सम्मान क्या है, वैसे लोगों की मदद करना। और अभी हद तक हम लोग वैसे काफ़ी परिवारों को, जिनके परिवार के सदस्य मरने के बाद जो दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं था, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी, जहाँ तक बन सका है, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी मदद कर दी है, लेकिन जितना हो सका यथासंभव हमने उनकी मदद करने की कोशिश की है। और आगे भी हम लोग शिक्षा और ज़रूरतमंदों की मदद पर ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। क्या आप कभी कोई ऐसा कार्य करना चाहें और फंड की आपको कभी कमी महसूस हुई हो? फंड की कमी तो होती है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को धत्ता बता दिए हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि पैसे के बिना समाज सेवा अधूरी है, तो अभी तक हम लोग 5 साल से कर रहे हैं, तो पैसे की दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हम लोगों को उतनी भी दिक्कत नहीं आई है जितनी हो नहीं सके। पैसे की दिक्कत आती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इरादा आपका नेक हो तो रास्ते पे आप निकल चलो, रास्ता अपने आप बनते जाता है।
तो हम लोग कारे में कूद जाते हैं और उसके बाद अपने आप धीरे धीरे रास्ता बनते जाता है। बहुत दिक्कत आती है, ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं आती, हद से ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन समाधान भी भगवान की कृपा से अपने आप हो जाती है। क्या आप कभी समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करना चाहे हो और समाज के असामाजिक तत्वों ने आपको काम करने से कभी दिक्कत किया हो? लगभग हर बार, एक बार नहीं हर बार, जब हम लोग शुरू में सड़क पर उतरे थे सफाई करने के लिए, तो लगभग हमारे हर सदस्य के घर पे लोगों का फ़ोन आया कि देखिए आपका बेटा नाली के पानी साफ़ कर रहा है। मेरे खुद के घर पे आया है, इन लोगों के घर पे भी आया है। लोग आके बोलते थे कि आपका बेटा वहाँ पे कचरा साफ़ कर रहा था और कुछ काम धंधा नहीं है। जब हम लोग शिक्षा संस्थान की नींव डाले, तो वो बोलता था कि अरे ये सब हरिजन के लड़कन के पढ़ा के क्या करेगा, ये लोग पढ़ेगा, ये अपने तो पढ़ नहीं रहा है, चला है हरिजन के लड़कन के पढ़ाने। ऐसे ऐसे तानों को सुनकर हम लोग वहाँ से शुरुआत किए हैं, तो हर बार सुनना पड़ता है। हम लोग शहीद के लिए हर बार दिया जलाते हैं, हर दीपावली के एक दिन पहले दिया जलाते हैं शहीदों के नाम पे। उस शहीद के लिए भी हम लोग को काफ़ी सुनना पड़ा है कि बड़का देशभक्त बनल है, देशभक्त बने हो तो जाके बॉर्डर पे नहीं लड़ा जा रहा है। तो जब हम शहीद के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो उसमें भी हम लोग को टोन सुनना पड़ता है। तो लोगों का काफ़ी मतलब नकारात्मक सुनने को मिला है, लेकिन हम लोग को 100 नकारात्मक चीज़ें सुनने की मिलती है, लेकिन एक चीज़ जब किसी के दिल से दुआ निकलती है, तो वही हम लोग के लिए किसी भी पद्मश्री सम्मान से बढ़कर हो जाता है, और हम लोग का दिल वहीं पे खुश हो जाता है। क्योंकि हम लोग का मानना है कि ये जो सम्मान है ना, सम्मान बस एक ट्रॉफी या फोटो है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। असली सम्मान तो वो है जो लोगों के दिल से दुआ निकलती है। जो जब हम लोगों के दिल में बस जाएंगे, वही हमारे लिए भारत रत्न, हमारे लिए वही पद्मश्री, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़कर सामाजिक कार्य करना चाहे तो आपसे किस प्रकार जुड़ पाएगा? ऐसा हम लोग वो अगर मतलब पटना से बाहर है, तो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। लेकिन जो पटना में है, तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म के जरिए उनका एक डॉक्यूमेंट जिनसे उनकी पहचान हो सके, वो पहचान पत्र है, उसके साथ हमारे में और एक पहले नहीं था, लेकिन अब पर्यावरण को लेकर थोड़े से सजग हुए हैं, तो पेड़ के साथ जब वो हमारे सदस्य बनेंगे, तो उनको संस्था के अंदर एक पेड़ दान करना होगा, और वो पेड़ के साथ हम हमारे सदस्य बन सकते हैं। क्या लोगों को व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? ज़रूर, क्यों नहीं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8252345747। यदि आपको कोई गुप्त दान करना चाहे तो आपको किस तरीके से कोई गुप्त दान कर सकता है? पहली बात तो इसमें थोड़ा सा हम जोर देना चाहते हैं कि हम लोग जो सीधे तौर पे पैसा होता है वो लेना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर किसी की मदद करनी हो तो वो हम लोग को सामान मिल जाए। जैसे अगर कहीं पे किसी परिवार के यहाँ कुछ खाने को नहीं है तो अनाज मिल जाए, शादी ब्याह किसी का अगर जिम्मेदारी उठाएं तो हम लोग को वहाँ पे सामान मिल जाए। क्योंकि पैसे का लेन देन हम लोग चाहते हैं कि बहुत कम हो। लेकिन जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोग कोरोना जो लॉकडाउन लगा था, उस दौरान पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ गई थी, तो उस दौरान हम लोग पैसा लेना शुरू किए थे, और वो पैसे की अभी एक एक पाई की हिसाब हम लोग ने कॉपी में नोट करके रखा है। अगर कोई व्यक्ति मतलब सामान देने में सक्षम नहीं है और गुप्त दान करना चाहे, तो वो व्हाट्सएप नंबर वाले पे ही, हमारा गूगल पे फ़ोन पे दोनों है, उस पर अपना पैसा भेज सकते हैं। अभी तक की सेवा फाउंडेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? उपलब्धि तो नहीं, लेकिन जो दिल को सुकून देने वाली चीज़ होती है, जो लगता है कि नहीं ये मैंने किया है और ये कहीं ना कहीं सुधार आगे चल के सुधार ला सकती है। तो हम लोग का सोच यही है कि हम लोग किसी को रोटी दे तो एक शाम की भूख मिट सकती है, लेकिन अगर किसी को शिक्षा देते हैं तो उसके पूरे आने वाली पीढ़ी का भी जीवन सुधर सकता है। तो क्योंकि अगर मछुआरे को भी अगर हम मछली दें तो एक टाइम का भूख मिट सकता है, लेकिन वही मछुआरे को अगर हम लोग मछली मारना सिखा दें तो वो मछली मार के पूरा जीवन अपने परिवार का पेट पाल सकता है। तो हम लोग वैसा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा दें, और हम लोग ने आज से लगभग 2.25 साल पहले निःशुल्क शिक्षा संस्थान की नींव डाली थी। ये अजमा के नीम तरह जहाँ पे सलाम मीडिया है, सलाम मीडिया में संचालित है, और 2.25 साल से पढ़ा रहे हैं। और वहाँ की क्या बताएं, इतना ज़्यादा दिक्कत कि हम लोग को वहाँ जगह शुरू में नहीं मिला, और जगह जब नहीं मिला तो कभी उनके घर पढ़ाते थे। आज वहाँ पढ़ाए तो वहाँ से भगा दिया जा रहा था कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ाइए, वहाँ पढ़ाइए। तो फिर उनके यहाँ गए थे कि ना उनके बच्चा अगर मेरे यहाँ आएगा, लड़ाई झगड़ा है, अगर उनका बच्चा मेरे यहाँ आएगा तो हम पढ़ने नहीं देंगे। तो वहाँ से यहाँ से वहाँ 5-6 जगह मतलब लगातार बदलते रहता था लगातार। फिर कुछ दिन बाद एक जानवर का जो चारा रखने वाला होता है, वहाँ पे हम लोग एक व्यक्ति हम लोग को दिए कि यहाँ पे आप पढ़ाइए। तो उस चारा रखने वाले जगह को सब लोग मिल के
सारे सदस्य मिलकर सफाई किए, पुताई किए और फिर वहाँ से हम लोग वहाँ पे पढ़ाना शुरू किए। और जब वहाँ पे पढ़ाना शुरू किए तो वहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत आई कि वहाँ पे गेट नहीं था, और गेट नहीं था तो अगल बगल के लोग वहाँ पे जाके बच्चों से पैखाना वहाँ पे करवाते थे। जब वहाँ पैखाना करवाते थे तो नेक्स्ट डे जब हम लोग जाते थे पढ़ाने तो हम लोग साफ़ करते थे, क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो लोग तो साफ़ नहीं कर सकता है, तो हम लोग खुद साफ़ कर देते थे। और अगल बगल जब शादी होता था तो सारे लोग जो शराब वराब पीते थे वहाँ जाके पत्थर पे खाना खा के शराब की बोतल, शराब का ये जो गिलास होता है वो फेंक देते थे। हम लोग सारे बच्चे हम लोग मिल के वहाँ से फेंकते थे। बारिश होता था तो लोग बाइक लगा के उसमें छोड़ देते थे, तो बाइक पढ़ाते समय हम लोग बाइक को लॉक रहता था तो टांग के हटा के फिर नीचे रखते थे। यहाँ तक कि कुछ दिन लगभग 6-7 महीना पहले वहाँ पे लोग जानवर बांधने के लिए हम लोग से लड़ने लगे कि हम लोग यहाँ पे जानवर बांधेंगे, कि हम लोग यहाँ पे जानवर बांधेंगे, आप दूसरी जगह पढ़ाइए। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होने पे वो लोग आतुर हो गए, लेकिन फिर भी किसी तरह से हम लोग मैनेज किए और फिर वहाँ पे पढ़ाई लगभग अभी चालू है। वहाँ की जो सबसे अच्छी बात है कि जो बच्चे कल तक जुआ खेलते थे, जो बच्चे दिन भर जुआ खेलते रहते थे, माँ बहन की गालियाँ देते रहते थे, वो बच्चे गारंटी लेके हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें से लगभग 90% बच्चे जुआ छोड़ चुके हैं। जो 10% बच्चे अभी भी जुआ खेलते हैं वो डर से खेलते हैं। जो बच्चे कल माँ बाप के सामने जुआ खेलते थे अब डर से खेलते हैं कि नहीं अब जुआ खेलेंगे तो भैया देख लेंगे या फिर पापा देख लेंगे तो भैया बोल देंगे तो मेरा बेइज्जती होगा। तो वो जो बच्चे अभी भी 10% खेलते हैं तो वो भी छिप कर खेलते हैं, और जो बच्चे शाम में इधर उधर घूमते रहते थे वो अभी भी बैठकर पढ़ाई अपना चालू कर दिए हैं। और शिक्षा का माहौल काफ़ी न काफ़ी वहाँ बदला है। जो बच्चे कल तक गाली दे के बात करते थे आज मिलने पे लोगों को जय हिंद बोलते हैं। और ये हमारी सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उनके अंदर ऐसा संस्कार भरा जाए कि जो लोग कल तक उनको गालियाँ देते थे आने वाले समय में वो लोग खुद उनसे सीखे कि अरे इतना अच्छा संस्कारी बच्चा है किधर का। हम लोग का मकसद है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ संस्कार और देशभक्ति की ऐसी भावना भर दी जाए कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना उबाल मारना शुरू करे। और आप कभी जाइएगा वहाँ पे, चाहेंगे कि आप लोग कभी वहाँ आएँ तो बच्चों का जो पहला संबोधन आपको लेकर होगा तो ना ही नमस्कार को लेकर होगा ना ही प्रणाम, सबसे पहला जो उन लोग का बोल होगा वो होगा जय हिंद भैया। और ये चीज़ आप मेरे ख्याल से सब लोग को अच्छी लगेगी कि वहाँ पे सैनिकों का इतना सम्मान किया जाता है। जानते हैं सेवा, तो आइए जानते हैं सेवा फाउंडेशन के बाकी सदस्यों के बारे में। मेरा नाम सुजीत कुमार सोनी हुआ और छोटू। मैं सेवा फाउंडेशन में पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब स्टार्टिंग से ही। और इस कार्य को करते हुए मैं काफ़ी प्रेरित होता हूँ और काफ़ी उत्साहित भी होता हूँ। कभी कभी काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि सजीत जी बोले हैं, उसके देखते हुए भी हम लोग काफ़ी प्रेरित हुए हैं और काफ़ी अच्छे इसका पॉजिटिव भी आया है और निगेटिव तो सबसे ज़्यादा था। पॉजिटिव को देखते हुए हम लोग कार्य को काफ़ी आगे बढ़ाते हैं और आगे भी हम लोग का इस तरह का काम चलते रहेगा। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। हम संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े थे जब सेवा फाउंडेशन संस्थापित किया जा रहा था, तो उसी समय से प्रथम मीटिंग जो हुआ था उसी समय से हम इसमें जुड़े हुए हैं। जब इसमें जो इसका उद्घाटन कैसे हुआ था सेवा फाउंडेशन का, तो एक बार सजीत सर का हम लोग के पास एक कॉल आया था कि आइए एक इम्पोर्टेंट गांव के भलाई के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखनी है अपने गांव में। तो उसी समय हम सब एकाएक रात में 8 बजे समय रखा गया था। तो सारे जितने लोग थे, हम लोग युवा लोग थे, सब लोग युवा हो गए। फिर हमारे गांव के सरपंच थे, हमारे गांव की और भी प्रमुख उनकी व्यक्ति लोग आके साथ में बैठे थे एक जगह पे। उसी समय गांव में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें चल रही थी, जैसे कि नशा के बारे में चल रही थी, जुआ चल रहा था, बच्चे लोग पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे और स्कूल में जो हो गया पढ़ाई लिखाई भी सही से नहीं चल पा रहा था। मतलब कि हर तरह से निगेटिव चल रही थी। तो उसी को कम करने और रोकने के लिए वहाँ पे सलाह मशवरा हुआ, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए इसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई। और फिर उस समय उस मीटिंग में सेवा फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया। तो उसी समय से हम सेवा फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सौरभ वर्मा हुआ। हम पिछले 2 साल से इस संस्था के मेंबर हैं। पहले हमें पता भी नहीं था कि यहाँ पे अपने गांव में कभी ऐसा संस्था खुलने वाला है। हम जब पहले पटना रहते थे, पटना से जब यहाँ आते थे तो देखते थे कि लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं। और ये बगल के
वो देखते मदद करते थे तो हम इम्प्रेस हो गए कि अच्छा हम भी करते हैं थोड़ा। तो जब करने जाते थे तो थोड़ा गार्जियन का डर लगता था। उस टाइम काफ़ी हम बच्चे थे तो थोड़ा डर भी लगता था। जब बैंक पे अजवा बैंक पे जब सफाई अभियान हुआ तो वहाँ पे बहुत मतलब गार्जियन का कमेंट सुनना पड़ता था कि अरे तुम आया पटना से, तुम ये सब करेगा। फिर भी मतलब ये हमको सिखाएं, अमित रख सिखाएं कि देखो कभी तुम अच्छा काम करोगे ना तो गार्जियन तुमको अगर बोलेगा कि अगर मतलब कुछ हंसेगा या तो समझो कि तुम अच्छा काम कर रहा है। इसी को सोचते हुए हम बहुत अच्छा मतलब काम करते गए और अभी बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं अभी बस। मेरा नाम मधुसूदन वर्मा हुआ और अमित जो है ये सेवा संस्थापक का वो संस्थापक है। और उसी के माध्यम से जब बोला कि भैया हम इस सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये स्वच्छ अभियान चलाया। तो स्वच्छ अभियान में सब जगह जगह कचरा था तो हम कहे कि तो बहुत अच्छा काम है इसमें। तो हमारे 2 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और हम भी इसको प्रोत्साहन दिया कि नहीं ये सब काम अच्छा है। तो जगह जगह अतिक्रमण करके वोटा बने हुए था कहीं अति, तो लोगों को जागरूक किया। ये लोग 10 लड़के मिल करके झाड़ू बाल्टी कुदाड़ी लेकर के सब सफाई अभियान किया। और सफाई अभियान में इतना हुआ कि वहाँ का रास्ता स्वच्छ हो गया, कीचड़ हो गया, झाड़ू उड़ू सब अपना घर से ले जा करके ये लोग साफ किया। तो ऐसे ही करते करते ये लोग को विचार आया कि नहीं एगो शिक्षण संस्थान खोला जाए। तो ये लोग शिक्षण संस्थान भी खोला, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आया लेकिन ये लोग सफल हुआ। और उसके बाद जीवन हरियाली का अभियान चला तो वृक्षारोपण का भी काम किया। और जहाँ जहाँ हम लोग को कृषि से जुड़े हुए हैं तो कृषि से जुड़े जाने में रास्ता में दिक्कत था तो ये लोग जा करके उस रास्ता को साफ किया कि भाई हम ही लोग का तकलीफ होता है। और इससे जितने भी गांव के गार्जियन हैं वो लोग को भी प्रेरणा मिला कि जब हमारे बच्चे इस सब संस्था में जुड़े हैं तो हमको भी जुड़ना चाहिए। तो इसलिए जुड़ करके वो लोग भी प्रेरित किया। और जब ये लोग 10 वो संस्था का अच्छा लड़का जब निकलता है तो उसके साथ साथ गार्जियन का भी मनोबल बढ़ता है और गार्जियन भी इन लोग का साथ देते हैं। अब रह गया सवाल कि इनके पास पैसा कहाँ से आए, तो ये अपना पॉकेट मनी काट करके ये लोग हर महीना में 20 रुपया 30 रुपया जो भी हुआ वो लोग दान करता है। और कोई अगर मर जाता है, उसका कोई एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें ये लोग योगदान देता है। तो जो सक्षम है वो स्वेच्छा से अपना जो भी दान करता है, एक बक्सा ये लोग रखा हुआ है, उस बक्सा में सेवा संस्थान के नाम पर वो लोग कुछ दान करता है, इसलिए इस लोग को धन प्राप्त होता है। और ये लोग पुराना किताब, पुराना कपड़ा संग्रह करता है और दिवाली में, होली में और जिस में गरीब बच्चों जिसके यहाँ दिया सलाई नहीं जल सकता है वो लोग को भी लोग अच्छी सेवा करता है और लोग को उपहार देता है। तो वो लोग में खुशी होता है और हम लोग को भी खुशी होता है कि हम लोग ने किसी को दिया। यही तो इस संस्था का है, इसीलिए हम लोग इस संस्था को प्रेरित करते हैं, ये देते हैं कि नहीं भाई तुम लोग करो, ये काम अच्छा काम है। मेरा नाम रवि वर्मा हुआ और मैं इस संस्था से जुड़ना चाह रहा था 2-3 साल पहले से ही, पर मैं इनसे बोलता था कि हम जुड़ना चाहते हैं तो बोलते हैं कि नहीं अभी तुम्हारा 10th पास था। मैं पहले 10th पास नहीं था तो बोलते थे कि पहले तुम 10th पास कर जाओ उसके बाद तुम आना। मैं चाहता था कि जाऊँ पढ़ाने, मगर वो बोलते थे कि नहीं अभी नहीं जाओ, अभी तुम 10th पास करो। फिर मैं 10th पास जब हुआ, 10th का एग्ज़ाम जिस दिन दे के आया मैं घर पर लौटा तो उसके कल से ही मैंने फिर संस्था को ज्वाइन कर लिया और संस्था में पढ़ाने जाने लगा और आज तक मैं पढ़ाने जाता हूँ। मुझे 2 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, हम इसके संस्थापक सदस्य हैं। शुरुआत में हम लोगों को जब फाउंडेशन बना था उसे पैसों का काफ़ी दिक्कत हुआ था, तो हम लोगों ने मिलकर एक काम किया कि घर से जो पैसा मिलता था हम लोग पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ना रहते थे, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा कर जैसे 50-100 एक डब्बा में डालना स्टार्ट किए। और उसी पैसा से जैसे किसी गरीब के यहाँ कोई दिवाली हुआ तो फरी बांटना, फिर वृक्षारोपण, तो हम लोग पैसा नहीं था, 10 रुपये वाला पेड़ लाकर हम लोग रोपते थे। उसके बाद इस तरह से हम लोग जब मतलब पता चला लोगों को, तो उसके बाद लोगों के यहाँ से कुछ ऐसे मतलब कि बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ 100-50 मांगते, मतलब डोनेशन के दौरान मांगते थे, तो वो लोग अच्छा काम बताते थे उन लोगों को तो दे देते थे। इस तरह से थोड़ा मतलब फाउंडेशन का मतलब आगे की ओर बढ़ा और उस तरह आज तक चल रहा है। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने सफाई अभियान किया। सफाई अभियान के बाद हम लोग का काम रहा नशा मुक्ति। उसके बाद हम लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया। तो गांव में हमारा जो स्लम एरिया था वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव था,
तो वहाँ पर हम लोगों ने मिलकर सबको जागरूक किया और एक निःशुल्क टीचर हम लोग अपनी तरफ से व्यवस्था किए, जो कि पैसा नहीं लग रहा और अभी चल रहा है, जो कि 5 साल चल रहा है संस्था तक, वो अभी तक चल रहा है और आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत लोगों को मदद किया। हमारा पैसा बहुत कम था, तो गांव में जैसे कि बहुत सारे किसान लोग हैं, उन लोगों ने हमको 1 कुंटल चावल, कोई 50 किलो, कोई हो सका पैसा भी दिया 500। इधर से गाँव के आसपास जो एरिया है, जैसे नवोत्तर प्रखंड के आसपास थे बहुत सारा गाँव, उसमें हम लोग को जाकर हम मदद किए, जो मजदूर वर्ग के लोग थे। इस तरह से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं लोगों को मदद करने के लिए। मेरा नाम अभिजीत कुमार हुआ और मैं इस संस्था का जब न्यू पढ़ा था तब से इसका सदस्य हूँ। इससे जुड़ना मेरा मकसद बचपन से ही लगता था कि नहीं, किसी का मदद किया जाए, पर अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब सजीत जी जब हम लोगों को बताएं कि एक संस्था का गठन कर रहे हैं, कि इसमें सेवा भाव किया जाएगा, तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन साथ में डर भी रहता था घर पे गार्जियन से बात न सुन जाए। लेकिन फिर से जुड़े और घर के गार्जियन लोग भी हम लोग का थोड़ा साथ दिए और ऐसा नहीं हुआ कि डांट सुनने हैं, फिर इसमें जुड़े और इसमें आगे लग गए। और स्टार्टिंग हम लोग का सफाई अभियान से हुआ, फिर हम लोगों ने जो किसी घर में बच्ची का जन्म हुआ उनको वृक्ष देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद हम लोग नशा मुक्ति का अभियान चलाया, उसमें हमारे जो शिक्षा संस्थान के बच्चे हैं उनके साथ मिलकर हम लोग अपने गांव में एक अभियान निकाला नशा मुक्ति का। उस पर भी लोग आलोचना किए, लेकिन क्या करें, आलोचना तो मिलता ही है, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह से हम लोग का संस्था धीरे धीरे करके पटरी पर चल रही है धीरे धीरे। और मेन है हम लोग का थोड़ा पूंजी का तो अभाव रहता ही है, क्योंकि हम लोग तो राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग के संस्था पे राजनीति का दाग भी लगता है, बट उससे हम लोग का उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग राजनीति से दूर हैं। और हम लोग अपना कोशिश करते हैं कि बस बच्चों का शिक्षा देते रहें और उनका भविष्य बन जाए, इसलिए हम लोगों का भी भला होगा। बस मेरा नाम राजू कुमार हुआ और मैं एक सेवा फाउंडेशन के लिए ही काम करता हूँ। और ये मुझे जो प्रेरणा मिली, एक हमारे मित्र हैं सजीत कुमार जी, उनसे मिली। और वो जब मेरे गांव में आए, वो इस बात को रखे कि हमारे गांव में जो बच्चे रहते हैं वो इधर उधर जो रहते हैं, वो मतलब उनके जिनका रहन सहन अच्छा है, लेकिन अच्छा रहते हुए भी अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ जो हम लोग गांव में देखे तो हम लोग को लगा कि किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, समाज को बताने के लिए किसी को आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो हम लोग जब आगे आए तो हम लोग सबसे पहले पौधारोपण से शुरू किए। उसके बाद फिर गांव में कहीं कहीं वो जो गंदगी वगैरह होती है वहाँ से हम लोग सफाई करना शुरू किए। तो बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई जो कि रास्ते मोड़ने को विवश करती रही, लेकिन हम लोग फिर भी उसको इग्नोर करते और हम लोग आगे बढ़े और अभी यहाँ तक हैं। और उसके बाद फिर और भी उससे सबसे अभी तक हमारी संस्था के लिए जो सबसे जो बड़ा मुकाम हासिल हुआ है वो मैं खुद से मानता हूँ कि वो हमारी शिक्षा संस्थान है, जो कि अपना सेवा फाउंडेशन के थ्रू ही चलाया जा रहा है और वो बिल्कुल ही मुफ्त है। उसमें ऐसा कोई भी ऐसा पाबंदी नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब कहीं आए या फिर सिर्फ और सिर्फ किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो वहाँ पे हम लोग शिक्षा देते हैं हम लोग बच्चे को। और फिर जब ऐसा कर दे कि जब लोगों को देख के ही कुछ भावना जो है ना अलग अलग विचलित होती है, या फिर नहीं आती है या फिर पुरानी आती है, जो भी आती है, तो इसी बीच में एक और हम लोग के संस्था में पहल रखा गया कि जो पुरानी कपड़े जो होती है, अमूमन हम लोग पुराना कपड़ा जो होता है छोटा होने के बावजूद हम लोग उसको फेंक देते हैं, जैसे कि यूज और थ्रो, लेकिन वो एक्चुअली वो फेंकने के लायक में नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छोटे होने की वजह से बिक देते हैं। लेकिन वही छोटे कपड़े किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन उसको मिल नहीं पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ठंडे से कुछ दिन पहले 1-2 महीने पहले हम लोग पूरे गांव में या फिर अपने रिलेशन में या फिर यहाँ वहाँ सभी जगह पे उस कपड़े को कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ठंडे आने पे हम लोग ज़रूरतमंद जगह पे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाके उस कपड़े को वितरित करते हैं। कोरोना महामारी के कारण देश में जो लॉकडाउन लगा,
इसमें जनता के लिए सेवा फाउंडेशन ने क्या क्या किया? अपने कार्यों को खुद बताना तो उचित नहीं है, लेकिन जब आपने सवाल किया तो मेरा बताना भी फ़र्ज़ है। जब देश में लॉकडाउन लगा तो शुरू के 23 तारीख को शायद लॉकडाउन लगा था, और हम लोग 25 तारीख से 24 तारीख को हम लोग का मीटिंग हुआ कि चूँकि हालत ख़राब है, लॉकडाउन लगा है, तो हम लोग तो कमा खा लेंगे, हम लोग किसी तरह खा लेंगे, लेकिन जो दिहाड़ी मज़दूर है, जो वो गरीब विधवा जो मतलब रोज़ कमाती है, खाती है, जो पहले से ही जिसकी हालत बदतर है, वो इस लॉकडाउन में कैसे अपना जीवन निर्वहन कर पाएगी। तो वैसे परिवारों के लिए हम लोग सोचे नहीं थे कि उतना दिन चल पाएगा, लेकिन शुरुआती में जब मीटिंग हुआ तो अगले दिन हम लोग ने फ़ोन नंबर जारी किया, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के ज़रिए अपना फ़ोन नंबर जारी किया, और खुद भी लोगों से फ़ोन करके पूछे कि कहाँ पे वैसा फैमिली है जिसको अब दिक्कत आने वाली है लॉकडाउन में। तो लगभग 25 तारीख से ही हम लोग रोज़ खुद जानकारी इकट्ठा करते थे, और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहले हम लोग पता करते थे कि क्या वो वास्तविक ज़रूरतमंद है कि नहीं, क्योंकि कुछ अभी भी छुट हुए जो नेता लोग हैं वो हम लोगों को फ़ोन करके बोल देते थे, जो सक्षम परिवार है उसको भी राशन दिलवाना चालू कर दे, मतलब जानकारी देते थे कि उनको भी राशन दे दीजिए। तो हम लोग शुरू से ही पहले दिन से पहले हम लोग पता करते थे कि क्या उनको वास्तविक में ज़रूरत है हमारे मदद की। तो पता करने के बाद हम लोग जाते थे वहाँ पे, राशन जो होता है राशन पहुँचाते थे, और ये हम फिर शाम में आते थे, और शाम में फिर से लिस्ट तैयार किया जाता था, लोगों से पता किया जाता कि कहाँ कहाँ पे देना है, और फिर सामग्री जमा करके अगले दिन फिर 9-10 बजे सुबह खाना खाकर निकल जाते थे, और फिर दोपहर शाम तक बांट कर फिर आते थे। और ये लगभग हम लोग का 40 दिन के आसपास चला है। और इस दौरान हम लोग दिल्ली में भी जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनको वहाँ भी मदद पहुँचाई। वहाँ पे जो ज़रूरतमंद थे उनको दुकान पे भेज देते थे, दुकान से वो लोग राशन खरीद लेते थे, और हम लोग सीधे उन व्यक्ति को पैसा ना देकर सीधे दुकानदार को पेमेंट कर देते थे। तो ऐसा हम लोग दिल्ली में भी, हरियाणा, पटना में भी ऐसे लोगों की मदद किया है। और अभी लॉकडाउन के बाद भी कुछ लोग जो पता चला था, उस दौरान से हम लोग के लिए एक अच्छी बात ये भी रही कि हम लोग को ये पता चला कि मतलब कौन सा परिवार अभी भी, जिनके बच्चे अभी भी शिक्षा से दूर हो रहे हैं, तो वैसे परिवारों की लिस्ट बना ली गई है। अभी जानकारी है, और जब जब कोरोना हटेगा, कोरोना का प्रकोप जब कम होगा, तो वैसे परिवारों से हम लोग मिलेंगे भी, और वैसे परिवारों को या तो निःशुल्क शिक्षा से केंद्र में उनको बुलाएंगे उनके बच्चों को, नहीं तो फिर प्राइवेट कोचिंग में ही अपने ओर से उनको निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो वहाँ पे जाके अपने आसपास ही वहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकें। तो हमारा कोरोना काल में यही 40 दिन के आसपास जो था वो मदद करने की कोशिश की है, बाकी सब तो ऊपर वाला की कृपा है, जो हुआ आप सबके सामने है ही। आखिर सेवा फाउंडेशन के सदस्यों को ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है जनसेवा के लिए? एक चंद लाइनें के साथ कि ना हम किसी के सरकार के हैं, ना किसी हम परोपकार के, हम सिर्फ और सिर्फ सेना और गरीब के परिवार के हैं। कि हम लोग की असली ऊर्जा फौजी है, वो फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा रहता है, वो फौजी जो अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे खड़ा रहता है, 360 डिग्री के कोण पे खड़ा रहता है। उसको ये नहीं पता रहता है कि किधर से गोली आएगी और उसके दिल को छन्नी कर जाएगी। तो हमारी ताकत वो सेना है। हम लोग का भी मनोबल गिरता है, इंसान है हम लोग भी। जब काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें सब सामने आने लगती है तो ऐसा लगता है कि अरे यार बेकार, समाज के लिए कर रहे हैं, उल्टा गाली सुनने को मिलता है। लेकिन जब बॉर्डर पे खड़े फौजी के बारे में सुनते हैं, उनकी शहादत के बारे में सुनते हैं, तो लगता है कि नहीं, उनके बलिदान के सामने हम जीरो हैं। जो वो कर रहे हैं फौजी, तो वो उनके सामने जीरो है। तो हमारी ताकत, हमारी मजबूती, हमारी प्रेरणा, हमारे हीरो सब लोग वो बॉर्डर पे खड़े फौजी हैं, जो हमारे और आपके लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों को तुरंत न्यौछावर कर दे रहे हैं। तो उनको दिल से नमन करते हुए उनसे जो ऊर्जा मिल रही है, उनको धन्यवाद भी अर्पित करते हैं कि आप हैं तो हम हैं, और जब तक हम रहेंगे, हम लोग पूरी संस्था की कोशिश रहेगी कि लोगों की जो वास्तविक ज़रूरतमंद है उनकी मदद करते रहें, और वो भी राजनीति से पूरी तरह से दूर होकर। इस कोरोना महामारी को लेकर आप जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही बोलना चाहें कि जब हमारे फौजी 15 किलो का बंदूक लेकर सीमा पे खड़े रह सकते हैं, तो आप भी 100 ग्राम का मास्क, 100 ग्राम भी नहीं होगा, 20 ग्राम का मास्क गले में, मुंह पे ढक सकते हैं। तो मास्क का उपयोग कीजिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, और बाकी जो सरकारी निर्देश आते हैं उसको मानते रहिए, क्योंकि जो अभी चल रहा है
उसमें अपनी भलाई ही परिवार की भलाई है। जब अपने बारे में सोचिएगा तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। तो अकारण घर से ना निकले और जब ज़रूरत हो तभी घर से रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। आप अपना कीमती समय निकालें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि जो आपने ये समझा कि हम लोग आपके इस संस्था के लिए आप लोग आए, हमारी बातों को समझा, हमारी बातों को जानना चाहा। तो इसके लिए आप लोग का हमारी पूरी संस्था की ओर से दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।